हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद मंत्रा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निदान स्थान के बारे में। तो निदान स्थान के पर्याय देख लेते हैं। निग्रह स्थान और व्याधि संग्रह स्थान, इसे अर्थ संग्रह स्थान भी बोलते हैं। तो निदान स्थान को निग्रह स्थान, व्याधि संग्रह स्थान और अर्थ संग्रह स्थान कहा जाता है। निदान स्थान में टोटल 8 चैप्टर्स बताए गए हैं। चरक संहिता में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहले ज्वर है, फिर रक्तपित्त है, फिर गुल्म है, फिर प्रमेह है, फिर कुष्ठ, शोष, उन्माद और अपस्मार। याद रखना, निदान स्थान में जिसे शोष नाम से बताया गया है और चिकित्सा स्थान में राजयक्ष्मा नाम से वर्णित किया गया है। और शोष और राजयक्ष्मा दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। इन 8 चैप्टर में क्रम से इनका नाम ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, इनकी उत्पत्ति के क्रम के अनुसार इनका वर्णन किया गया है। निदान पंचक में 5 चीज़ें आती हैं: निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। निदान पंचक का यूज़ किस में किया जाता है? तो रोग की परीक्षा करने में निदान पंचक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बजाय रोगी की परीक्षा करनी हो, अगर रोग का परीक्षा करना है तो निदान पंचक, और रोगी की परीक्षा करनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले वाग्भट के अनुसार त्रिविध परीक्षा के बारे में बताया गया है। त्रिविध परीक्षा क्या होती है? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। दर्शन माने इंस्पेक्शन, स्पर्शन मतलब पैल्पेशन, और प्रश्न करना मतलब इंटरोगेशन या फिर हिस्ट्री टेकिंग। तो त्रिविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है? तो याद रखना, त्रिविध परीक्षा का वर्णन वाग्भट ने किया है। फिर आता है षड्विध परीक्षा। षड्विध परीक्षा सुश्रुत ने बताया है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना है और प्रश्न का प्रयोग करना है। 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना है और प्रश्न यानी कि हिस्ट्री टेकिंग या फिर इंटरोगेशन करना है। ठीक है, ये होता है षड्विध परीक्षा। फिर एक होता है अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा में आता है नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक्, आकृति। फिर आता है दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा जो होता है वो होता है प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, सात्म, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। इनका दशविध परीक्षा जो है उसका वर्णन चरक में आया है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया रोगी परीक्षा में त्रिविध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा। अब हम लोग ज्वर निदानम फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ज्वर निदान का ही विवेचन क्यों किया गया है? सबसे पहले ज्वर के बारे में क्यों बताया गया है? इसलिए क्योंकि ज्वर सभी रोगों में राजा है, सभी रोगों में प्रधान है। क्या एक श्लोक आता है, देह इंद्री मन संतापो सर्व रोग अग्रजो बलि। मतलब अग्रज का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बलवान। तो सर्व रोग अग्रजो बलि, सबसे पहला प्रथम जो है वो ज्वर है, इसीलिए ज्वर का सबसे पहले वर्णन किया गया। और इसके लिए बोला गया है देह इंद्री मन संतापो, मतलब कि देह मन बॉडी, इंद्री मतलब शरीर की इंद्रियां, और तीसरा मन, इन तीनों में संताप उत्पन्न करने वाला सभी रोगों में अग्रज सबसे बलवान व्याधि कौन सी होती है? तो ज्वर होती है। ज्वर प्रधानो रोगाणाम उक्तो भगवता पुरा, मतलब कि चरक चिकित्सा स्थान का ये श्लोक है। इसमें बताया गया है कि ज्वर क्यों प्रधान है। तो ज्वर क्यों प्रधान है? क्योंकि वो देह, इंद्रिय और मन में संताप उत्पन्न करने वाला है, सभी रोगों का अग्रज है और बलवान होता है, इसीलिए ज्वर का सबसे पहले वर्णन किया गया। और भी ये रीज़न है कि ज्वर का सबसे पहले क्यों वर्णन किया गया है। तो सुश्रुत में एक श्लोक आता है, जन्मादो निधने चैव प्रायो विशिति देहिनाम अतः सर्व विकाराणाम आमयम राजा प्रकीर्तिता। इसका मतलब ये है कि जन्मादो मतलब कि जन्म के समय और निधन मने मृत्यु के समय जो व्याधि उत्पन्न होती है और जो सभी विकारों में राजा है उस वो क्या होता है? ज्वर होता है, इसीलिए ज्वर का सबसे पहले वर्णन किया गया। और वाग्भट में एक श्लोक आता है, ज्वरो रोगपति पापमा। ज्वर के लिए रोगों का पति माने कि रोगों में सबसे प्रधान है ये बताया गया, और पाप से उत्पन्न होने वाला है, पापमा भी इसके लिए कहा गया है। तो ज्वर इसलिए प्रधान है और इसीलिए सबसे पहले ज्वर चैप्टर का वर्णन किया गया, ज्वर का वर्णन किया गया। अब सर्व रोग निदान प्रकरण, सबसे पहले निदान पंचक के बारे में चरक ने कौन से चैप्टर में बताया, इसको याद रखना। निदान पंचक के बारे में चरक में निदान स्थान 1 ज्वर निदानम में बताया गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निदान के क्या क्या पर्याय होते हैं। तो इसे ट्रिक से याद रखेंगे। हनी आग का प्रश्न। ह से याद रखना है हेतु, न से याद रखना है निमित्त, आ से याद रखना है आयतन, क से याद रखना है कर्ता, क से याद रखना है कारण, और प्रश्न के प्र से याद रखना है प्रत्यय, श से याद रखना है समुत्थान, और न प्रश्न न से याद रखना है निदान। तो ये हो जाएंगे निदान के पर्याय। निदान के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना 3 प्रकार होते हैं, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग किसको बोलते हैं? इंद्रियों का अपने विषयों के साथ गलत तरीके का संयोग होना। इसमें
मिथ्या योग भी आ जाएगा, अयोग भी आ जाएगा और अतियोग भी आ जाएगा। ठीक है, तो असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 जो है वो निदान के प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी निदान के 4 और टाइप्स बताए गए हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधानिक। देखते हैं सन्निकृष्ट किसे बोलते हैं। तो सन्निकृष्ट का मतलब होता है जो तत्काल रोगों को उत्पन्न करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सन्निकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट निदान किसे कहते हैं? विप्रकृष्ट का मतलब होता है जो देर से रोगों को उत्पन्न करता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल आता है, हेमंत ऋतु में संचित हुआ कफ वसंत ऋतु में रोग को उत्पन्न कर रहा है। तो कितना टाइम लगाया उसने? हेमंत ऋतु में संचय हुआ और प्रकोप कब हो रहा है? वसंत ऋतु में। तो इतना टाइम लगाया, मतलब बहुत देर लगाया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? विप्रकृष्ट कारण। जो देर से रोगों को उत्पन्न करे उसे विप्रकृष्ट कारण बोलते हैं। जो तुरंत ही रोगों को उत्पन्न करे वो क्या होता है? सन्निकृष्ट कारण हो जाता है। व्यभिचारी, याद रखना व्यभिचार का मतलब होता है धोखा। तो ऐसा निदान, ऐसे कॉजेटिव फैक्टर्स जो अल्प बल वाले होने की वजह से व्याधि को उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं, ऐसे दोष जो अल्प होने की वजह से, कम बलवान होने की वजह से, वीक होने की वजह से रोग को उत्पन्न करने में असमर्थ है, उसे क्या बोलते हैं? व्यभिचारी निदान। फिर एक होता है प्राधानिक निदान। प्राधानिक का मतलब होता है प्रधान, यानी कि जो तत्काल मृत्यु कारक हो, जैसे कि विष। तो प्राधानिक निदान का एक एग्जाम्पल याद रखना कि विष क्या करता है? तत्काल मृत्यु कारक होता है, इसीलिए इसे प्राधानिक निदान बोलते हैं। तो निदान के 3 प्रकार हमने देख लिए, असात्मेंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम। और 4 प्रकार भी देख लिए, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, प्राधानिक और व्यभिचारी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रोग के 3 प्रकार कौन से होते हैं। याद रखना, रोग के 3 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज और कफज। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वायव्य, सौम्य और आग्नेय। वायव्य मतलब होता है वात, सौम्य माने होता है कफ, और आग्नेय मतलब होता है पित्त। अगर रोग के 2 प्रकार बोले तो 2 मानसिक दोष जो होते हैं, रज और तम, उनसे उत्पन्न होने वाली व्याधियां क्या होती हैं? राजस और तामस। तो रोग के 2 प्रकार हो जाएंगे, राजस और तामस। अब हम लोग देखते हैं व्याधि के क्या क्या पर्याय होते हैं। तो व्याधि के पर्याय में याद रखना, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, ये सब क्या है? व्याधि के पर्याय हैं। इसे याद रखना, व्याधि जी ने आम खाया, गुद में आतंक मचा। व्याधि से याद रखना व्याधि, आम से याद रखना आमय, गुद से याद रखना गद, आतंक से याद रखना आतंक। इसके अलावा यक्ष्मा, ज्वर जो है वो एक व्याधि का भी पर्याय है, ज्वर। ठीक है, ज्वर, यक्ष्मा, विकार और रोग, ये सब क्या होते हैं? व्याधि के पर्याय होते हैं। निदान का इंपॉर्टेंस देखते हैं। जो निदान पंचक में आया, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, ये हमें क्यों जानना चाहिए उसको देखते हैं। तो निदान का इंपॉर्टेंस ये है कि निदान मतलब होता है कॉजेटिव फैक्टर। संक्षेप में चिकित्सा होती है कि कॉजेटिव फैक्टर को हम अवॉइड करें। तो संक्षेपता क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, अर्थात निदान का परिवर्जन करना ही चिकित्सा का सबसे संक्षेप में अगर चिकित्सा होती है तो वो होती है निदान परिवर्जन। आप निदान का परिवर्जन तो तब करोगे जब आपको पता हो कि निदान क्या है। तो निदान यानी होता है कॉजेटिव फैक्टर्स, और चिकित्सा, संक्षेप में चिकित्सा वो होती है कि कॉजेटिव फैक्टर्स को अवॉइड करें। जैसे कि अगर स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है तो स्मोकिंग को अवॉइड करना जो है वो लंग कैंसर से उत्पन्न होने को रोकने की प्रथम विधि होगी। तो संक्षेपता क्रियायोगो निदान परिवर्जनम, निदान का त्याग करना ही संक्षेप में चिकित्सा है। तो यदि निदान का ज्ञान ना हो तो उसका त्याग कैसे किया जाएगा, इसलिए निदान का ज्ञान आवश्यक है। फिर हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पूर्व रूप। पूर्व रूप की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? सबसे पहले देखते हैं पूर्व रूप जो है उससे साध्य असाध्य निर्णय लेने में आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर जितने पूर्व रूप, अगर ज्वर के 20 पूर्व रूपों का शास्त्रों में वर्णन है और आपने रोगी को बुलाया और उसमें देखा कि 20 के 20 पूर्व रूप उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा रोगी जिसमें सारे पूर्व रूप दिखाई दे रहे हैं वो क्या हो जाता है? असाध्य हो जाता है। तो याद रखना, पूर्व रूप का प्रयोग किया जाता है साध्य असाध्य के निर्णय के, साध्य असाध्य मतलब कि प्रोग्नोसिस के लिए। ठीक है, जब भी किसी रोग में संपूर्ण पूर्व रूप मिल जाते हैं तो वो रोग असाध्य हो जाता है। जिस प्रकार से संपूर्ण पूर्व रूप के मिलने पर ज्वर असाध्य हो जाता है, उसी प्रकार से सभी व्याधियों के लिए और ज्वर सबके लिए ये नियम लागू होता है कि अगर सारे पूर्व रूप रोगी में दिखाई देने लग जाते हैं तो उसे हम मानते हैं कि ये रोग असाध्य हो गया है। ठीक है,
और किस में पूर्व रूप का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्व रूप का प्रयोग किया जाता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दो व्याधियां हैं, एक है पित्तज प्रमेह और एक है रक्तपित्त। दोनों में ही क्या होता है? मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अधोग रक्तपित्त में भी और रक्तज में, जो कि एक टाइप ऑफ पित्तज प्रमेह है। ठीक है, इन दो व्याधियों में क्या होता है? मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि हेमेचूरिया होता है। ठीक है, अगर हमें कोई पेशेंट आया और बोले कि हमारे साथ मूत्र में रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब कि हेमेचूरिया हो रहा है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये पित्तज प्रमेह का एक टाइप रक्तज में है कि ये रक्तपित्त है, अधोग रक्तपित्त है? तो हम इसका पता इस तरीके से लगाएंगे कि उसमें देखेंगे हम लोग कि प्रमेह के पूर्व रूप दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अगर प्रमेह के पूर्व रूप दिखाई दे रहे हैं प्लस हेमेचूरिया हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसे पित्तज में यानी कि रक्त में उत्पन्न हुआ है। अगर उसको प्रमेह के पूर्व रूप नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उसे हेमेचूरिया हो रहा है, मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है, तो हम लोग को मानना है कि यह अधोग रक्तपित्त है। तो इस तरीके से पूर्व रूप का प्रयोग करने से पहली चीज़ तो प्रोग्नोसिस के बारे में पता चलता है कि व्याधि असाध्य है कि साध्य है कि याप्य है। दूसरी बात पता चलती है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगर सिर्फ रूप का ज्ञान होने से व्याधि का निश्चित विनिश्चय नहीं हो पा रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हम लोग पूर्व रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूर्व रूप का प्रयोग किया जाता है सापेक्ष निश्चय के लिए। सापेक्ष निश्चय मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मूत्र से रक्त का प्रवृत्त होना और हरिद्र वर्ण के मूत्र का आना, ये किसका लक्षण होता है? पित्तज प्रमेह में रक्तमेह का भी लक्षण है और अधोग रक्तपित्त, इन दोनों का ही लक्षण है। तो इन दोनों में से कौन सा रोग है, इसका निश्चय कैसे किया जाएगा? पूर्व रूप के थ्रू किया जाएगा। इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेहस्य ही पूर्व रूपे यो मूत्रयतम न वदेत प्रमेहम रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोप। इसका याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रमेह का पूर्व रूप दिखाई दे रहा है प्लस रक्त की प्रवृत्ति हो रही है मूत्र मार्ग से, ठीक है, तो प्रमेह का पूर्व रूप है, इसलिए जान जाना चाहिए कि ये पित्तज प्रमेह का एक टाइप रक्त में है। ठीक है, लेकिन अगर प्रमेह का पूर्व रूप नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि ये अधोग रक्तपित्त रोग है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन किया गया है। देखो, बिना प्रमेह के पूर्व रूप उत्पन्न हुए अगर हल्दी के वर्ण का या फिर रक्त वर्ण का मूत्र त्याग कर रहा है, तो समझो कि रक्त में है। ठीक है, चिकित्सा क्या है? चिकित्सा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पूर्व रूप का ज्ञान किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पहला चीज़ तो था डायग्नोसिस के लिए किया जाता है कि साध्य है, असाध्य है, याप्य है। दूसरी चीज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरी चीज़, पूर्व रूप का ज्ञान हो जाए तो हम लोग विशिष्ट चिकित्सा करते हैं। जैसे ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन और उपवास करने का निर्देश मिलता है। जब आप ज्वर के पूर्व रूप को पढ़ लोगे और रोगी में देखोगे कि इसे ज्वर के पूर्व रूप उत्पन्न हो रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? पूर्व रूप की जो विशेष चिकित्सा बताई गई है, ज्वर में क्या बताया गया है कि पूर्व रूप हो तो क्या करना चाहिए? लघु भोजन और उपवास करवाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ज्वर के पूर्व रूप देखने पर लघु भोजन या फिर उपवास करवाएंगे। अगर वातज ज्वर है, ठीक है, पूर्व रूप देखने में हमें पता चल गया कि ये वातज ज्वर होने वाला है इसे, तो उसमें क्या बोला गया है? घृत पान करने का निर्देश किया गया है। तो वातज पूर्व रूप में क्या करेंगे? घृत पान करवाएंगे। ठीक है, इन सभी वस्तुओं का त्याग या फिर सेवन विशेष रूप से पूर्व रूप के ज्ञान होने पर ही संभव हो पाता है, इसीलिए पूर्व रूप का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निदान पंचक में बताया गया इस प्रकार से निदान पंचक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ये जो निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति हैं, ये अलग अलग भी रोगों का ज्ञान करवाते हैं और साथ में एक साथ भी रोगों का ज्ञान करवाते हैं। तो जब केवल निदान से व्याधि के बारे में जाना जा सकता है या सिर्फ पूर्व रूप से व्याधि के बारे में जाना जा सकता है, तो हमें पांचों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो इसका एक न्याय से इसे एक्सप्लेन किया गया है। किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है? ये पांचों अलग अलग और मिलकर रोग का ज्ञान करवाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पृथक पृथक जब रोगों का ज्ञान हो जाता है तो पांचों को कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसे द्विर्बुद्धम सुबुद्धम भवती इस न्याय से समझाया गया है कि जब किसी एक प्रमाण से वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो भी, जैसे कि अगर प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया कि ये सामने खड़ा हुआ वस्तु एक गाय है, तो भी हम लोगों को अनुमान, युक्ति और आप्तोपदेश का भी प्रयोग करते हुए गाय के बारे में
या फिर वस्तु के बारे में जानना चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे सभी प्रमाणों से किसी वस्तु को जानने से उसका ज्ञान जो है वो निसंशय हो जाता है, एकदम परफेक्ट ज्ञान होता है, वैसे ही सभी व्याधियों में निदान से ज्ञान हो जाने के बाद पूर्व रूप से ज्ञान हो जाने के बाद रूप से ज्ञान हो जाने के बाद उपशय का, और उपशय से ज्ञान हो जाने के बाद संप्राप्ति से ज्ञान करने से निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब निसंशय व्यक्ति डाउटलेस हो जाएगा, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन का नाश हो जाएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा कि हाँ ये व्याधि है, ठीक है। तो इसीलिए एक से ज्ञान हो जाने पर भी निदान पंचक के 5 पॉइंट्स का यूज़ करते हुए व्याधि के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूप देखते हैं। तो जिस प्रकार से पूर्व रूप में हमने पढ़ा था कि पूर्व रूप से प्रोग्नोसिस में लाभ मिलता है, जैसे कि अगर सारे पूर्व रूप दिखाई दे जाएं तो समझना चाहिए कि ये व्याधि असाध्य है, वैसे ही अगर सारे रूप दिखाई दे जाएं तो भी व्याधि क्या हो जाती है, असाध्य हो जाती है। रूप जिसे लिंग या फिर लक्षण भी कहते हैं, लक्षणों के आधार पर रोग का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है और लक्षणों के आधार पर ही रोगों की साध्य असाध्यता का भी ज्ञान होता है। जैसे हेतवः पूर्व रूपाण्य अल्पानि यस्य वा न च तुल्य गुणी दृश्यो न दुष्य प्रकृतिर्भवेत्। इसका कहने का मतलब ये है कि